जय श्री राम बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने शुरू करी थी 10th क्लास इकोनॉमिक्स की एक सीरीज, जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा था विकास और सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था, इसमें हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके कितने क्षेत्र होते हैं। जो क्षेत्र थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इन क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में कैसा होता है। फिर हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा कि जीडीपी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करती है। और आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा क्या रहेगी? किसी विशेष वर्ष में तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि एक साल के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया गया है, उनकी अंतिम मूल्य का योगफल यह दर्शाता है कि किस क्षेत्र से कितना माल आया है। और वही क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। इसे हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं बच्चों, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं जीडीपी किसको प्रदर्शित करती है? हमारे अर्थव्यवस्था को और उसकी विशालता को। यानी जितनी ज्यादा बड़ी जीडीपी होगी, उतना बड़ा उसकी अर्थव्यवस्था होगी। भारत में जीडीपी का जो आकलन है बच्चों, कौन करता है? केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हाल ही में सरकार ने तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद के स्थान पर तीनों क्षेत्रकों में सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए के योगदान को वैश्विक प्रथाओं के समान प्रयोग किया है। जीवीए करों तथा सब्सिडी के लिए समायोजन के बाद अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों के योगदान को मापता है। बच्चों, जीवीए क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडेड। जीवीए का फुल फॉर्म क्या हो गई? ग्रोस वैल्यू एडेड। किसी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में जोड़ा गया नया मूल्य यानी कि न्यू प्राइस सकल मूल्य वर्धित जीवीए कहलाता है बच्चों। यानी कि जो भी एक अर्थव्यवस्था में एक वस्तु का नया मूल्य जोड़ा जा रहा है, उसका जो टोटल होगा वो होगा जीवीए। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक लकड़ी खरीदी 50 रुपए की और मैंने उसके एक टेबल बनाई और वो टेबल मैंने कितने में बेची? 100 रुपए में। तो उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि हमने उसमें वैल्यू कितनी ऐड करी? वो पहले से 50 की थी, हमने कितनी ऐड कर दी? 50 रुपए ऐड कर दी। तो ये क्या हो गया आपका? सकल मूल्य वर्धित। आप इसको नोट कर ले एक बार। चलिए बच्चों, देखते हैं कि तीनों क्षेत्रकों में कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है। अधिकांश विकसित देशों के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। बच्चों, ये कह सकते हैं कि जिस भी देश ने शुरुआत से काम किया है, उस सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा विकास का, वो रहा प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि का। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं बच्चों। कृषि प्रणाली में परिवर्तन से अधिक उत्पादन होने लगा और लोग दूसरे कार्य करने लगे, जिससे शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि हुई और साथ ही लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य करने लगे। जैसे जैसे हमारे प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई बेटा, उसका उत्पादन में वृद्धि होने लगी, तो लोग दूसरा काम पकड़ने लगे, शिल्पियों का कुछ सेवा देने लग गए आदि। जैसे कि व्यापारी बन गए, कई कई सेना में चले गए आदि। विनिर्माण उद्योग, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, लंबे समय यानी 100 वर्षों से अधिक के बाद विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। बच्चों, जो पहले प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, वो धीरे 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 दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होने लगे। क्यों? इसमें उत्पादन प्रक्रिया ज्यादा थी और इसमें पैसा भी ज्यादा था और ये अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा भाग देता है। सेवा क्षेत्र, विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है। विकसित देशों में भी यही सामान्य लक्षण देखा गया है। सेवा क्षेत्र का मतलब आज की भाषा में तुम्हें समझाऊं तो नौकरी करना है। आज तुम्हारे मम्मी पापा भी यही कहेंगे कि तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। कारण क्या है? उसमें पैसा है और उसमें लाइफ क्या है? सिक्योर है। इसलिए लोगों ने प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से हटकर किसमें ज्यादा जाना सही समझा? तृतीय क्षेत्र में। तो यही कारण है कि पिछले 100 वर्षों में अब जो नया क्षेत्र फेमस हो रहा है बच्चों, कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से। अब इसको नोट कर ले एक बार। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता प्रभाव। भारत में पिछले 50 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें होती है बच्चों? तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल। इसके क्या कारण हो सकते थे?
हम ये देखते हैं कि शुरुआत से भारत प्राथमिक क्षेत्र में रहा है, क्योंकि भारत की आज़ादी के समय 75% जनसंख्या खेती बाड़ी कर रही थी, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रही थी। धीरे धीरे औद्योगिक विकास होता है और जनसंख्या शिफ्ट होती है दूसरे क्षेत्र में, पर 50 साल या 40 सालों में जो क्षेत्र ने सबसे ज्यादा विकास किया वो तृतीय क्षेत्र है, और वो अब नंबर 1 पर है इंडिया के अंदर, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है, यानी उसने प्राथमिक क्षेत्र को पछाड़ दिया। ये कैसे हुआ आगे देखते हैं। वर्ष 1977-78 और 2017-18 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई। परिणाम थे 2017-18 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित यानी पछाड़ते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे आगे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। इसके कारण क्या है? प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक यानी बड़े स्कूलें, संस्थाएं, डाकघर, तार सेवाएं, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा मंत्रालय या परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी कौन उठाती है बच्चों? सरकार उठाती है। और इन सरकार उठाने के बाद इनमें क्या चाहिए? लोग चाहिए। लोग काम करेंगे, उनको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, उनकी लाइफ क्या होगी? सिक्योर होगी। इसी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब। इसीलिए लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर किसमें जाना सही उचित समझा? तृतीयक क्षेत्र में। द्वितीय कारण क्या बच्चों? कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही होगी। जितना ज्यादा प्राथमिक द्वितीय सेवाएं ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा क्या होगा? तृतीय क्षेत्र को फायदा होगा कि उत्पादन बढ़ेगा, तो उसे परिवहन सेवा चाहिए होगी, बैंकिंग सुविधा चाहिए होगी, और ये कौन देगा? तृतीय क्षेत्र ही देगा। तृतीय कारण क्या बच्चों? जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे कि रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। विशेषकर बड़े नगरों में इस परिवर्तन को देख सकते हैं। जैसे जैसे एक आदमी के जेब में पैसा आता है, वो धीरे धीरे क्या करता है बच्चों? प्राइवेट चीजें खोलना शुरू कर देता है, जैसे प्राइवेट कोचिंग सेंटर, स्कूलें, हॉस्पिटल्स। अब लोग क्या है कि गवर्नमेंट में धीरे धीरे कम विश्वास करके क्या जाते हैं? प्राइवेट के सेक्टर में ज्यादा जाता है। पर काम कौन सा चाहिए? गवर्नमेंट का। सैलरी कहां से रहेगी? गवर्नमेंट से। पर दिखाना कहां पे? प्राइवेट सेक्टर में। चौथा कारण क्या है? विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण है एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में क्यों बेटा? तीव्र वृद्धि हो रही है। ये आप नोट कर ले एक बार। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एक शब्द जिसका नाम है बेरोजगारी। क्या नाम है? बेरोजगारी। बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग काम करने की इच्छा और क्षमता रखते हैं, लेकिन उनके पास काम पाने का कोई अवसर नहीं होता। यह अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बच्चों, चाहे कोई सा भी देश हो, कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, वहां पर बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी का मतलब क्या है? लोग काम करना चाहते हैं, वो इच्छुक है, पर उनके पास कोई भी काम नहीं है। कारण क्या है? उस देश की सरकार। अर्थव्यवस्था में सभी को रोजगार मिलना ये तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप ठान के बैठे हो हमें काम ही नहीं करना, तो फिर उसका तो कुछ नहीं हो सकता। आपके मन में होना चाहिए कि आपको कुछ करना है। पहले देखो कृषि। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। यदि आप कुछ लोगों की कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं, तब भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, इसे अल्प या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। बच्चों, होता है कि कृषि क्षेत्र में जहां लोगों की जरूरत सिर्फ 5 या 10 लोग काम करें, अगर उन 5 लोगों को हटा भी देंगे ना बच्चों, तो भी उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, समय की बर्बादी हो रही है। एक ही क्षेत्र में कितने ज्यादा लोग लगे हुए। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अल्प या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है, जैसे विनिर्माण के क्षेत्र में लोगों को हमेशा काम नहीं मिलता है। शहरों में सेवा क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है। हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, जैसे कि प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य, सड़कों पर ठेला चलाने वाले। इनमें भी हमेशा रोजगार नहीं मिलता है। इसी प्रकार की अल्प बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि ये उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग होते हैं। इसे खुली बेरोजगारी भी कहते हैं, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अब एक बार नोट कर ले। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन में ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे ला सकते हैं। अतिरिक्त रोजगार के कुछ तरीके सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि अतिरिक्त रोजगार के लिए सरकार कुछ लोन उपलब्ध करा सकती है, जैसे कि कुछ भी बेरोजगारों को, जिससे वो क्या कर सकते हैं? कुछ अपना काम शुरू कर सकते हैं। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके।
सड़कों, पुलों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं की शुरू करना। नीति आयोग द्वारा आय सृजन के क्षेत्र। अब बच्चों नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की शुरुआत होती है बच्चों, देखा जाए तो वो तो होती है 1950 में, पर 2014 में इसका नाम क्या कर दिया था? पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब इसका नाम क्या? नीति आयोग। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत के प्रधानमंत्री। इसका काम होता है देश के लिए नई नई प्लानिंग करना, जिससे देश का विकास हो सके, अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। नीति आयोग के जो आय सृजन के क्षेत्र क्या बच्चों वो देखते हैं। नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। यानी कि एक शिक्षा क्षेत्र में अभी भी 20 लाख टीचर की मतलब हम ला सकते हैं, इतना ज्यादा वो पड़ी सीटें खाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार, योजना आयोग बच्चों नीति आयोग ये, ठीक है ना, वो नाम बदल दिया 2014 में। योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? नीति आयोग के तहत। अब ये काम कौन करेगी? भारत की सरकार, जिससे बेरोजगारी होगी बच्चों खत्म। अब देखते हैं हम रोजगार। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वे लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी गई थी जिनसे भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। 2025 में इस अधिनियम का स्थान विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन विकसित भारत जी राम जी 2025 ने ले लिया। यानी कि ऐसी योजना जिसमें सभी भारत के सभी नागरिकों के लिए जो बेरोजगार है उन्हें कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अगर कोई काम नहीं होगा तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कौन देगी? सरकार देगी। इसके नाम चेंज हो चुके बच्चों, ये आप नोट कर लो। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्रों का विभाजन। संगठित क्षेत्र क्या होता है बच्चों? संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। यानी ऐसे कार्यस्थल जो सरकार द्वारा बाध्य किए जाते हैं और सरकार के नियम कानून चलते हैं, जहां पर लिमिटेड काम होता है, एक आयु तक ही होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। संगठित क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं होती है बच्चों? देखो, सह-वेतन छुट्टी, यानी छुट्टी लेने पर कोई पेमेंट नहीं काटा जाएगा। अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सालय लाभ पाने के हकदार होते हैं। और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य, पर्यावरण जैसी सुविधाओं की सुनिश्चित करना होता है। जब वे रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त होते हैं बच्चों तो उन्हें क्या मिलती है? पेंशन भी मिलती है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। प्राइवेट कंपनीज जो काम खुद के लिए करती है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। अगर यहाँ पर आप अवकाश रखते हैं तो आपको पेमेंट काटा जाएगा। रोजगार इसमें सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। ये कौन सा? असंगठित क्षेत्र, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? आपका रोजगार फिक्स नहीं है। अगर आपके वहां पे काम नहीं है तो आपको क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा। इसलिए लोग कहाँ जाना चाहते हैं? संगठित क्षेत्र में, और उसमें अवसर बहुत कम है।